स्टार्ट कर रहे हैं हम मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र वाला पार्ट। चुंबकीय क्षेत्र वाला जो ये टॉपिक है 12th वाला टॉपिक है और नीट के हिसाब से अगर बात करें हम तो अप्रोक्सीमेट 3 क्वेश्चन इससे हर साल आ जाते हैं। तो ये जो पार्ट इसमें क्या क्या होगा, इसमें धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकत्व यानी कि भूचुंबकत्व इसमें आ जाएगा और चुंबकीय पदार्थ भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसमें ओनली लगभग 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जैसे कि बात करें हम वेक्टर क्वांटिटी है, दो यहां पर टर्म है, एक चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम जो क्षेत्र टर्म है इस पर बात करते हैं। जैसे क्षेत्र के हिसाब से अगर बात करें हम तो आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र जिस प्रकार से आवेश के द्वारा उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र आवेश से उत्पन्न होता है। उसी तरह से हम जानते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र जो होता है वो द्रव्यमान से उत्पन्न होता है। तो इसी एनालॉजी के हिसाब से हम बात करना चाहते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी फिलहाल। और वैसे शुरुआत में जब मैं बात कर रहा हूं तो लगभग जो 15-20 मिनट के हिसाब से अगर बात करें हम तो कुछ ऐसी बातें जो मैंने डिसाइड कर रखी है इस टॉपिक की शुरुआत में, कुछ बातें हैं उन्हीं को मुझे बताना है। फिर जब BSL स्टार्ट हो जाएगा, बायस आउट स्टार्ट हो जाता है, तब इस चैप्टर का मेन फ्लो स्टार्ट होता है। वहां से सिस्टमेटिक वे में चीजें चलेगी। अदरवाइज इससे पहले कुछ बातें से थोड़ी सी बात बार मैग्नेट की कर लेंगे हम। तो जितना हमने डिसाइड किया बार मैग्नेट के बारे उतना ही बताएंगे, बाकी आगे डिटेल में आगे पढ़ना ही है। फिर हमें मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह, चुंबकीय गुण वगैरह, छड़ चुंबक के बारे में थोड़ा सा ही बात करते। तो जितना हमने डिसाइड किया शुरुआत में 15-20 मिनट में उतना ही हम बताने वाले हैं। BSL बायस आउट स्टार्ट होते फिर एकदम सीक्वेंस में चलेगा। तो कुछ छोटी छोटी बातें समझ रहे हैं यहां पर कि जैसे बात कर रहे थे हम कि चुंबकीय क्षेत्र की तुलना इनसे करना चाहते हैं हम, क्योंकि शुरुआत में स्टडी ऐसे ही किया गया था, इनके बेसिस पे आपस में तुलना करके अध्ययन किया जाता था शुरुआत में। तो जिस प्रकार से विद्युत क्षेत्र आवेश के द्वारा उत्पन्न होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र द्रव्यमान के द्वारा उत्पन्न होता है, उसी तरह चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करना चाहें तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम कह सकते हैं कि उसको उत्पन्न करने वाला जो भौतिक राशि है वो है चुंबकीय आवेश भी कह सकते हैं, या फिर चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य जिसे हम स्मॉल m के द्वारा भी लिखते हैं, उससे द्वारा उत्पन्न होता है। अब और आगे इनके बारे में बात करें कि जैसे विद्युत क्षेत्र के बारे में एक बात आप जानते हैं कि किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है E अगर लिखना चाहें हम तो E को लिख सकता हूं मैं, E इक्वल टू लिखते हैं हम E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q। यानी कि अगर इस Q का वैल्यू 1 होता है तो एकांक धनावेश के लिए लगने वाला जो बल होता है वो बल ही उस बिंदु पर स्थान पर विद्युत क्षेत्र के मान के बराबर होता है। तो इसे अगर बात करें EG के बारे में यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, ये होगा F अपॉन द्रव्यमान, जिसे हम मास भी कहते हैं इंग्लिश में। ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, विद्युत बल होता है, ये गुरुत्वीय बल होता है FG। तो इससे हमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान मिलेगा। इसी के तुल्य मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में लिखना चाहता हूं मैं, तो यहां तो FM यानी कि चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र को B से इंगित करते हैं इसलिए B लिखा मैंने यहां पर, तो FM अपॉन, अब यहां पर एक भौतिक राशि में लिखने वाला हूं। इस तरह से आवेश से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, द्रव्यमान से गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो यहां आवेश लिखा गया या द्रव्यमान लिखा गया। यहां पर क्या लिखा जाए आप भी खुद भी सोच कर चेक करके यहां पर बड़े आराम से बता सकते हैं कि यहां पर क्या आएगा, ध्रुव सामर्थ्य। ध्रुव सामर्थ्य से कि हम स्मॉल m से भी लिखते हैं। अब मीनिंग सबका एक ही निकल रहा है। अगर Q का मान 1 लिया जाए यानी कि किसी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र के बारे में हमें जानना है कि वहां कितना मान उसका है, तो वहां पर एक एकांक धनावेश रखा जाए, मतलब Q का मान 1 लिया जाए। अगर Q का मान 1 है तो उस बिंदु पर स्थित आवेश पर, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल का जो मान होगा वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के या विद्युत क्षेत्र के मान के बराबर होता है। इसी प्रकार से किसी बिंदु पर अगर हम गुरुत्वीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहें तो वहां पर द्रव्यमान रखा जाए, उसका मान अगर एकांक है तो एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला जो गुरुत्वीय बल होगा वही इस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र के मान के बराबर होगा। इसी तरह से यहाँ पर ध्रुव सामर्थ्य के हिसाब से बात करें हम, किसी बिंदु पर अगर एकांक ध्रुव सामर्थ्य, हालांकि एकांक ध्रुव सामर्थ्य होता नहीं है प्रैक्टिकली, ये काल्पनिक बात की, बट इससे तुलना करने के हिसाब से लिखा गया, ये तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने के हिसाब से कहा जा रहा है।
तो अगर एकांक ध्रुव सामर्थ्य रखा जाए तो अगर इसका मान 1 होगा तो लगने वाला यानी किसी बिंदु पर एकांक ध्रुव सामर्थ्य पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान ही उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के मान के बराबर होता है। ये तुलनात्मक रूप से अध्ययन हुआ है। तो यहां से इस अध्ययन के हिसाब से मुझे क्षेत्र के बारे में एक डेफिनेशन, एक परिभाषा निकल के सामने आती नजर आ रही है। परिभाषा जो बनती दिख रही है क्या कि किसी बिंदु पर किसी क्षेत्र का जो मान, एक भौतिक राशि जो क्षेत्र उत्पन्न करती है, भौतिक राशि वो आवेश हो सकता है, वो द्रव्यमान हो सकता है, या वो ध्रुव सामर्थ्य हो सकता है। तो किसी भौतिक राशि द्वारा उत्पन्न क्षेत्र का मान उस स्थान पर एकांक, समान प्रकार की एकांक भौतिक राशि द्वारा बल जो उत्पन्न किया गया उस बल के मान के बराबर ही वहां पर क्षेत्र का मान होता है। फिर शॉर्ट में बात करें कि किसी बिंदु पर किसी भौतिक राशि द्वारा उत्पन्न किया गया क्षेत्र का मान कितना, कि वहां पर समान प्रकार की एकांक भौतिक राशि द्वारा अनुभव किया गया जो बल होता है वही वहां पर क्षेत्र होता है। एकांक भौतिक राशि द्वारा अनुभव किया गया जो बल होता है वही क्षेत्र होता है। एकांक भौतिक राशि द्वारा अनुभव किया गया जो बल होगा वही वहां पर क्षेत्र होता है। किस तरह से क्षेत्र की बात हुई। दूसरा टर्म था चुंबकीय। चुंबकीय शब्द चुंबक से मिलकर बना है, और चुंबक की अगर बात करें हम तो चुंबक भी काफी पुराना प्रचलित शब्द है। शुरुआत में ये चुंबक हमें लौह अयस्क के रूप में प्राप्त हुआ, लौह अयस्क के रूप में प्राप्त हुआ तो उसमें अशुद्धियां ज्यादा थी, तो प्रैक्टिकल पर्पज के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं था वो। तो प्रायोगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के हिसाब से अपने इच्छित आकार, आकृति का और सामर्थ्य का चुंबक बनाया जाने लगा, जो जिन्हें कहते हैं हम कृत्रिम चुंबक। और कृत्रिम चुंबक जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्थायी और दूसरा अस्थायी। जो अस्थायी चुंबक होते हैं ना वो तो बस धारा से हम प्रवाहित करके उनको बना देते हैं, और जो स्थायी होते हैं उनको एक बार बना दिया तो परमानेंट बने रहते हैं। तो जो स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं उनके लिए मुख्य रूप से पदार्थ काम में ले जाते हैं आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये काम में ले जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ, इनको काम में लिया जाता है। अब ये चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जिसका नाम ले दूं मैं फिलहाल, थोड़ा सा अनुचुंबकीय होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं, हम लोह चुंबकीय होते हैं, लेकिन अभी इनका डिटेल हम नहीं पढ़ रहे हैं। बस एक थोड़ा सा जिक्र किया मैंने कि जो हम चुंबक बनाते हैं, स्थायी चुंबक बनाते हैं, उन्हें हम लोह चुंबकीय पदार्थों के द्वारा बनाते हैं। बस इतनी सी जानकारी फिलहाल यहां दे रहा हूं। अब उन स्थायी चुंबकों की अगर कुछ बात करें एग्जाम्पल की, जो कि इस चैप्टर में कहीं ना कहीं जिक्र होने वाला भी है, तो वो हो सकते हैं एक तो छड़ चुंबक, चुंबकीय सुई, नती सुई, स्वतंत्रतापूर्ण लटकी चुंबकीय सुई, कंपास सुई, तो इन सबका जिक्र, इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, सबसे बेसिक जो होता है वो होता है छड़ चुंबक। तो छड़ चुंबक के बारे में यहां पर थोड़ी सी बात हम करने वाले हैं। छड़ चुंबक की जहां तक बात की जाए, जैसा कि नाम है छड़, छड़ के आकार जैसा लगभग दिखने वाला जो चुंबक होगा उसे छड़ चुंबक हम कहते हैं। छड़ चुंबक को प्रैक्टिकली भी चेक करके देखा गया है कि अगर उसको धागे से बांध कर लटका दिया जाए ना, तो लटकाने पर एक निश्चित दिशा में ठहरता हुआ वो प्रतीत हमें होता है। तो एक निश्चित दिशा में ठहर, जिधर उसका एक सिरा उत्तर दिशा में ठहर रहा है तो उसको एन नॉर्थ पोल बोलते हैं, जो सिरा दक्षिण में ठहरता है उसको साउथ पोल बोल देते हैं। चुंबक के जो दोनों ध्रुव हैं उनको मिलाने वाली लाइन होती है उसे हम अक्ष कहते हैं, यानी कि चुंबकीय अक्ष, और उस चुंबक के मध्य से गुजरने वाली लाइन और अक्ष के लंबवत जो होता है उसे हम निरक्ष कहते हैं। चुंबक के लिए प्रैक्टिकली चेक किया गया छड़ चुंबक के लिए कि जैसे माने कि हमारे पास एक छड़ चुंबक है, ये छड़ चुंबक है, यहां पर एक लोहे का बुरादा ले लिया जाए और लोहे का बुरादे में इसको ऐसे ऐसे रख के डुबाया जाए, घुमाया जाए, तो हम क्या देखते हैं कि जो लोहे का बुरादा होता है ना वो इस चुंबक के आसपास दोनों सिरों पर ज्यादा चिपकता है और मध्य वाले भाग में तो नहीं चिपकता है। इससे और भी ऐसे कई प्रयोग करके चेक किया गया है कि जो छड़ चुंबक होता है ना उसका आकर्षण सामर्थ्य दोनों सिरों की ओर सर्वाधिक होता है और मध्य में नगण्य होता है, शून्य होता है। क्या चीज? आकर्षण सामर्थ्य। ये आकर्षण सामर्थ्य का पता प्रैक्टिकली लगता है, कोई इसका फॉर्मूला नहीं आकर्षण सामर्थ्य डायरेक्ट ये फॉर्मूला हमारे को सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पर जो एक कर्व जैसा बना रखा है ये छड़ चुंबक के आकर्षण सामर्थ्य को व्यक्त करने वाला ही है। यहाँ पर जो लाइन हमने ड्रॉ कर रखी ना, ये लाइन भी इस तरह से यहां तक की लाइन है, ये इधर यहाँ पे नहीं है, यहां तक लाइन है। तो इस तरह से जो बात कर रहे थे हम कि ये छड़ चुंबक के लिए कर्व जैसा शेप हमने बना रखा है, तो यहां जरा देखा जाए ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये छड़ चुंबक के आकर्षण सामर्थ्य को व्यक्त करने के लिए कर्व है। कैसे? तो जैसे यहां से लाइन बना दी जाए, ये लाइन बड़ी है, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी और छोटी, फिर लाइन वापस बनाए तो बढ़ती जा रही है। यानी कि हम ये व्यक्त करना चाहते हैं यहाँ पर कि चुंबक के एक सिरे से दूसरे की ओर जब जाते हैं ना
तो आकर्षण सामर्थ्य का मान घटता जाता है और फिर लगातार बढ़ता जाता है। और जो यहाँ पर जो ये सिरे हैं, यहाँ पर आकर्षण सामर्थ्य का मान अधिकतम होता है। और इस आकर्षण का जहां केंद्र होता है वहीं पर कहते हैं कि यहीं पर इसका ध्रुव सामर्थ्य है, यहीं पर इसका ध्रुव है। इधर आकर्षण का जहां पर केंद्र होता है वहीं पर इसका ध्रुव सामर्थ्य या ध्रुव को मान लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है। तो ये थोड़ा एकदम सरफेस पर नहीं, थोड़ा अंदर होता है, एकदम सतह पर थोड़ा अंदर होता है। एन वाले को प्लस एम से लिखते हैं और एस वाले को माइनस एम से लिखते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर दो आवेश की बात की जाती है, पॉजिटिव आवेश एवं नेगेटिव आवेश। यहां पर दो ध्रुव की बात की जाती है, एन एवं एस, या फिर प्लस एम एवं माइनस एम, ऐसे लिखा जाता है। अब कोई सोचे ये प्लस और माइनस क्या व्यक्त कर रहे हैं यहां पर? वास्तव में इनकी जो तुलना है ना वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक से हो रही है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसेप्ट आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव आवेश को रखा जाए तो पॉजिटिव आवेश पर जो विद्युत बल लगता है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही लगता है, और नेगेटिव आवेश पर जो विद्युत बल लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में लगता है। ऐसा ही यहां पर भी प्रैक्टिकली चेक किया गया है कि जब इस छड़चुंबक पर अगर चुंबकीय क्षेत्र को मैं इस दिशा में आरोपित करता हूं तो आरोपित करने पर क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे अप्लाई किया है तो एन वाले ध्रुव पर ये चेक किया गया है कि लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा समान दिशा में होती है, आरोपित क्षेत्र की दिशा में। और इस एस वाले ध्रुव पर लगने वाला चुंबकीय जो बल है उसकी दिशा आरोपित क्षेत्र के विपरीत दिशा में, जैसा कि यहां पर होता है। तो इसी कंपैरिजन के बेसिस पर इनको प्लस माइनस के द्वारा भी व्यक्त कर दिया जाता है। दोनों ध्रुव का सामर्थ्य बराबर होता है। मैंने टर्म काम में लिया ध्रुव सामर्थ्य, जिसको कि हम एम से व्यक्त करते हैं। तो वास्तव में छड़ चुंबक क्या करती है, कुछ चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कुछ चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित, जैसे मैंने कहा लोहे का बुरादा को आकर्षित करेगी वो, तो उसकी जो आकर्षण सामर्थ्य होती है ना, यही ध्रुव सामर्थ्य कहलाता है। सपोज हमारे पास दो अलग अलग चुंबक हैं, इसको भी लोहे के बुरादे के पास ले गए, दूसरी बार इसको ले गए। एक ने सपोज ज्यादा आकर्षित किया, एक ने कम आकर्षित किया लोहे को, तो जिसने ज्यादा आकर्षित किया है उसका आकर्षण सामर्थ्य ज्यादा है, जिसने कम आकर्षित किया है उसका आकर्षण सामर्थ्य का मान कम है, ऐसा कह सकते हैं। और ये जो आकर्षण सामर्थ्य होता है ना चुंबकों का, ये उन चुंबकों का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। अनुप्रस्थ काट मतलब लंबाई के लंबवत अगर काटा जाए तो जो एरिया बनेगा, जैसे यहां पर ये इसकी लंबाई है, इस लंबाई के लंबवत कट किया जाए यहां है यहां पर, तो एक रेक्टेंगुलर आयताकार या वर्गाकार जैसा अनुप्रस्थ काट नजर आता है। तो इस एरिया के समानुपाती होता है। समानुपाती क्यों होता है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला तो सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी एक लॉजिक से हम समझ सकते हैं। क्योंकि जो छड़ चुंबक होता है उसके अंदर कोई ना कोई आकर्षित करने के लिए अणु परमाणु उसके अंदर मौजूद है। तो जब अपन उसको एरिया को काट करके अगर कम कर देंगे ना, तो वो अणु परमाणु जो आकर्षण बल लगा वो भी कम हो जाएंगे, तो आकर्षण सामर्थ्य का मान भी कम हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लिया जाए इस वाली बात को समझने के लिए कि जो एम होता है ना ध्रुव सामर्थ्य है, वो एम प्रोपोर्शनल टू ए होता है, वास्तव में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। यानी कि छड़ चुंबक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के डायरेक्ट समानुपाती होता है ध्रुव सामर्थ्य का मान। जैसे हमारे पास एक छड़ चुंबक है, अब इस छड़ चुंबक का अनुप्रस्थ काट का एरिया ए है, अनुप्रस्थ काट मतलब इधर वाला एरिया। अब उसको लंबाई के समांतर अगर दो बराबर भागों में कट कर दिया जाए ना, तो लंबाई तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, एक भाग के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अब एक भाग का अनुप्रस्थ काट का एरिया आधा रह गया, तो वो भी अपने आप में एक चुंबक तो रहेगा, उसमें भी एक एन रहेगा तो एक एस रहेगा। अब उसको अगर वापस ले जाएंगे हम आकर्षित कराने के लिए, तो पता लग रहा कि आकर्षण सामर्थ्य पहले से आधा हो गया है, पहले से हाफ हो गया है। दूसरी तरह से बात करें, वापस एक छड़ चुंबक है, अनुप्रस्थ काट का एरिया ए है। अगर छड़ चुंबक को मैं ऐसे लंबाई के लंबा दो बराबर भागों में काटता हूं, तो अनुप्रस्थ काट का एरिया जितना था उतना ही अब भी मिलेगा, क्योंकि दो छड़ बन जाएगी, अब दोनों अलग अलग चुंबक हो जाएगी, एक चुंबक इधर एक चुंबक इधर, आपने तोड़ दिया इसको। लेकिन ऐसे कट करने के बाद एक छड़ का एरिया अब भी जितना पहले था उसके बराबर ही है, न तो उस पूरी छड़ के बराबर। ये कब, जब हमने लंबाई के लंबवत कट किया तब। इसलिए लंबाई के लंबवत कट करने पर एरिया समान रहता है, एरिया समान होने पर ध्रुव सामर्थ्य का मान भी समान रहता है। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन बाई चांस पूछा जाए, हालांकि कंसेप्ट आगे काम आएगा, फिलहाल यहां तक जानकारी के हिसाब से बात की। अच्छा, इसमें और बात करें, कोई कहे सर इसको ऐसे भी काट दूं ऐसे भी काट दूं, दो भाग ऐसे दो भाग चार हिस्से कर दिए, तो सही बात है, एक हिस्सा अपने आप में एक चुंबक रहेगा, लेकिन उसका अनुप्रस्थ काट कितना हुआ ये सोचो आप तो, कि जो पहले था ना
बड़े चुंबक का जो भी था उसका कंपेयर में 1/2 हुआ है, इसलिए ध्रुव सामर्थ्य का मान 1/2 ही होगा। तो बात चल रही थी m प्रोपोर्शनल टू a होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, हालांकि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, पर अभी इस तरह की ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे। सिंपल वे में कहें तो कह सकते हैं कि चुंबक उसको गर्म करेंगे ध्रुव सामर्थ्य का मान घट जाएगा, तो कह सकते हैं एक नॉर्मल वे में बात। बाकी डिटेल जो स्टडी होता है अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, उनका तो अलग से अध्ययन करना होता है। अब यहां पर जो ध्रुव सामर्थ्य की बात हम कर रहे थे कि एक n होता है और एक s होता है, तो ध्रुव सामर्थ्य के बारे में एक बात और, जो ध्रुव सामर्थ्य m होता है ना, ये तो भौतिक राशि है, n कोई भौतिक राशि नहीं है। s भौतिक राशि नहीं, तो नेचर को इंडिकेट करने के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में आवेश का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव भी होता है। ऐसे ही यहां पर एक का नाम नॉर्थ पोल है, एक का नाम साउथ पोल है, बट उनके सामर्थ्य को व्यक्त करने वाली भौतिक राशि कौन है, ध्रुव सामर्थ्य, जिसे m सेल। जैसे वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर क्या होता है, आवेश का मान होता है, q का मान 1 कूलम, 2 कूलम, 10 कूलम, ऐसे यहां पर m का मान होगा, न कि n का या s का मान नहीं होता है। किसका होता है, m का मान। तो m का मान 1, 2, 4, 10 जो भी होगा वो लिखा जाएगा। तो m एक अदिश भौतिक राशि है। अदिश क्यों कहा इसको हमने, कि इसकी दिशा नहीं होती है, मतलब किसी चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य को व्यक्त करने के लिए हमें किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि चुंबक को पूरा पश्चिम में रखा, ध्रुव सामर्थ्य का मान अलग है, उत्तर दक्षिण में रखा तो अलग मान हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। वो तो चुंबक के पदार्थ, चुंबक की बनावट, उसके एरिया, अनुप्रस्थ काट पर डिपेंड करेगा, तो जैसा है वैसा ही रहेगा, एक्स वाई या दिशा वगैरह पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पर कुछ छोटी छोटी बातें हम ध्रुव सामर्थ्य के बारे में जानते हैं। चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य के बारे में सबसे पहली बात जो मैं कह चुका था आपसे कि क्षण चुंबक को चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करती है, यह आकर्षण सामर्थ्य जो होता है वही ध्रुव सामर्थ्य कहलाता है। अदिश राशि है, एम्पेयर इंटू मीटर्स का मात्रक होता है। अब कुछ लोग सोचे सर डायरेक्ट आपने एम्पेयर इंटू मीटर कैसे लिख दिया, ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक। वास्तव में एम्पेयर इंटू मीटर लिखने का रीजन ये है, पहली बात तो याद रखें इसको आप कि हाँ ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक एम्पेयर इंटू मीटर है, और आगे अलग अलग तरह से चेक करने से साबित हो भी जाएगा यही आएगा। लेकिन फिर भी एक हिंट दे रहा हूं मैं कि चुंबकीय क्षेत्र का जो सोर्स होता है, स्रोत होता है, जो उसको उत्पन्न करने वाला होता है, सोर्स, स्रोत, उसका मात्रक एम्पेयर इंटू मीटर ही होता है। जैसे गतिमान आवेश, धारा, अल्पांश और ध्रुव सामर्थ्य, तो इनका एम्पेयर इंटू मीटर ही होता है। ये आगे भी चेक कर लेना आप, तो याद रखना। फिलहाल दूसरी बात, m प्रोपोर्शनल टू a बात कर ही चुके हैं। खास बात एक और देखिए आप, यहां लिखा हमने ध्रुव सामर्थ्य भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं होता है। इट में जैसे अभी इससे पहले हमने जो डायग्राम बनाया था, मेंशन कर रखा है, ये प्लस m यहां बता रखा, माइनस m यहां बता रखा है। तो भौतिक रूप से अस्तित्व नहीं होने का मीनिंग ये हुआ कि अगर हम चाहें कि इस चुंबक को यहां से काट करके, छेद बना करके इस m को गोल गोल को बांट निकाल किसी को दे दूं, तो ये संभव नहीं है। जबकि आवेश में तो ऐसा होता है कि एक वस्तु पर कुछ आवेश, दूसरे पर कुछ आवेश, तो एक का आवेश दूसरे को दे देते हैं, हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो आवेशों का तो भौतिक रूप से अस्तित्व संभव होता है, लेकिन ध्रुव सामर्थ्य का भौतिक अस्तित्व संभव नहीं होता है। यानी कि हम सोचें कि चुंबक को ऐसे काट दें और यहां से m निकाल दें, तो नहीं है। वास्तव में आकर्षण का जो केंद्र होता है ना, वहां पर ध्रुव सामर्थ्य माना जाता है। जैसे इस चुंबक को मैं 2 बराबर भागों में काट दूंगा तो 2 अलग अलग चुंबक बन जाएंगे, उन दोनों में 2-2 ध्रुव रहेंगे, उन दोनों ध्रुवों के 2-2 केंद्र रहेंगे, मतलब 4 ध्रुव सामर्थ्य बन जाएंगे उस हिसाब से। फिर ऐसे तो ये कोई भौतिक रूप से इसका अस्तित्व नहीं होता है, ये तो केवल मैथमेटिकल कंपैरिजन के हिसाब से स्टडी करने के पर्पज से बनाया जाता है। एक बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं। आप जानते हैं छोटी सी बात कि जैसे 2 जो आवेश होते हैं, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा है, कूलॉम का नियम आपने पढ़ा हुआ है, स्टडी किया हुआ है कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल होता है F = K(Q1Q2)/r²। तो यहां पर जो बात कर रहे हैं हम कि दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, ये आवेश है, ये भी आवेश, तो इनके बीच विद्युत बल है। अब केवल आवेश होने से विद्युत बल नहीं कर रहे हम, उसका वजह क्या है कि इस आवेश, विराम आवेश, इस आवेश ने अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है और दूसरे आवेश ने भी अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है। इट मींस मीनिंग ये हुआ कि इस आवेश का विद्युत क्षेत्र इसको मिल रहा है और इसका आवेश का उसको मिल रहा है, यानी कि
दोनों एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं। उन दोनों विद्युत क्षेत्रों के बीच में अन्योन्य क्रिया हो रही है और अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप इन दोनों आवेशों पर बल लग रहा है और उस बल का नाम है विद्युत बल। विद्युत बल होने का कारण है दोनों तरफ ई का होना, विद्युत क्षेत्र का होना। तो यहां पे कंसेप्ट, एक सिद्धांत निकल के सामने आ रहा है। सिद्धांत ये निकल रहा है, सिद्धांत बल के बारे में लिखा मुख्य सिद्धांत। किसका मुख्य सिद्धांत? बल का। कौन से बल का? जो किसी दूरी से बल लगता है। कौन सा बल? किसी दूरी पे। एक तो मैकेनिक्स में आप पढ़ते हैं संपर्क बल, कांटेक्ट वाले फोर्स, किसी वस्तु को टच किया, छुआ, फिर आपने बल लगाया, संपर्क वाले बल होते हैं। यहां पर बिना टच किए, बिना छुए, दूर से ही बल लगा दिया एक ने दूसरे पर, वो वाला बल की बात हो रही है। तो उन बलों के लिए जो कंसेप्ट है, सिद्धांत, उसकी बात हम कर रहे हैं। ये कंसेप्ट क्या है कि दो क्षेत्र होना चाहिए बल लगने के लिए। कितने क्षेत्र होना चाहिए? दो क्षेत्र होना चाहिए। क्या यहां दो क्षेत्र हैं? यस है। दूसरा कंसेप्ट ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि दोनों क्षेत्र का प्रकृति एक जैसा होना चाहिए, दोनों का नेचर एक जैसा होना चाहिए। यानी कि दोनों या तो विद्युत वाले हो या दोनों चुंबकीय वाले हो। वैसे यहां पर हम विद्युत और चुंबकीय वाले की ही बात करने वाले हैं, गुरुत्व वाले की बात। वैसे गुरुत्व वाले की भी वही लॉजिक है कि दो क्षेत्र हो, गुरुत्व हो तो गुरुत्व लग जाएगा। लेकिन गुरुत्व वाले को डिस्कस, क्योंकि गुरुत्वीय बल तो हर केस में रहेगा जो भी यहां बात करने वालों की। सबका द्रव्यमान है, सबका द्रव्यमान तो सबका गुरुत्व क्षेत्र है, सबका गुरुत्व क्षेत्र है तो सबके बीच में गुरुत्व बल तो लगेगा। तो उसके वो को क्वेश्चन देख के पता लगाना है कि क्या क्वेश्चन उस बारे में भी जानना चाहता है क्या। तो उसकी बात नहीं कर रहे हम, विद्युत चुंबकीय वगैरह जो बल हो उनके बारे में बात करेंगे। हाँ, तो बात कर रहे थे हम यहां पर कि इस आवेश का इस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित हो रहा है और इस आवेश का इस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित हो रहा है। दोनों एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों आवेशों के बीच में विद्युत बल लग रहा है। तो वापस कंसेप्ट की बात करें कि दो कणों के बीच में, दो पार्टिकल के बीच में बल लगने के लिए रिक्वायरमेंट क्या? कि दोनों का क्षेत्र हो समान प्रकृति का और दोनों दो क्षेत्र और समान प्रकृति का हो। देखते हैं, एक और की बात करते हैं। अगला आ गया है जिसमें कि दो चुंबक हैं, क्या दोनों का क्षेत्र है? यस, इसका भी है और इसका भी है। क्या दोनों का क्षेत्र की प्रकृति समान है? यस, इसका भी बी है, इसका भी बी है, दोनों का क्षेत्र बी है, इसलिए इनके बीच में लगेगा चुंबकीय बल। और लगता है ये बात जानते हैं आप, दो चुंबक के बीच में। एक और की बात करें, एक चुंबक है और एक आवेश, दोनों ही विराम अवस्था में है। हम जानते हैं कि चुंबक उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र और आवेश उत्पन्न करता विद्युत क्षेत्र। तो ये तो कहा था हमने कि इस चुंबक और इस विराम आवेश के बीच में कोई बल है या नहीं, मतलब विद्युत और चुंबकीय बल है या नहीं। कोई कह रहे हैं सर होगा, कोई कह रहे हैं कुछ और होगा, कोई कह रहे हैं सर विद्युत चुंबकीय बल होगा, अलग अलग नाम कुछ बोलते रहते हैं। तो हमारा कंसेप्ट वापस आपको याद दिला रहे हैं कि दो क्षेत्र होना चाहिए। यस, पहली बात तो मैच हो रही है, दोनों की प्रकृति एक समान होना चाहिए, या तो दोनों विद्युत विद्युत हो या दोनों चुंबकीय चुंबकीय हो, तभी बल लगेगा, अदरवाइज वो बल नहीं लगेगा। तो यहां पर न तो विद्युत बल होगा न चुंबकीय, क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, दो चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, चुंबकीय बल भी नहीं लगेगा। अब कोई कहता है सर विद्युत चुंबकीय बल लग जाएगा। अरे वो कैसा लग जाएगा? विद्युत बल भी हो और चुंबकीय बल भी हो, तब विद्युत चुंबकीय बल बनेगा। और विद्युत बल कब बनेगा? जब दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र हो। चुंबकीय बल कब बनेगा? तब दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र हो, तो तब जाके वो कहलाएगा विद्युत चुंबकीय बल। तो यहां पर ना विद्युत बल है ना चुंबकीय बल है। कोई कहे सर गुरुत्वीय बल, अरे वो तो लग ही जाएगा भाई, दोनों का द्रव्यमान है ना, तो गुरुत्वीय क्षेत्र होगा, तो उसकी बात ही नहीं कर रहा है, वो तो सब जगह लग रहा है। तो यहां पर चुंबकीय और विद्युत की बात की जा रही है। तो वापस आप देख लीजिए, सिंपल कंसेप्ट है कि बल लगने के लिए दो क्षेत्रों का होना जरूरी है और दोनों का प्रकृति एक जैसा हो तो बल लगेगा, अदरवाइज बल नहीं लगेगा। चलो इसी लॉजिक पर बेस एक क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, एक आवेशित कण एक धारावाही तार के समीप स्थित है, तो इस विराम आवेश पर लगने वाला बल का नेचर कैसा होगा। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, विद्युत बल, चुंबकीय बल, दोनों और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अलग अलग तरह के सवाल मन में आते हैं। कोई क्या कहता है, कोई कहता है सर विद्युत बल लग जाएगा, कोई कहता है सर चुंबकीय बल लग जाएगा, दोनों लग जाएंगे, पता नहीं क्या क्या कहता रहता है। चलो एक एक पॉइंट पे बारे में सोचें हम कि एक क्या तो हमें पक्का पता है कि ये जो विराम आवेश है ना, ये विराम आवेश विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही करेगा।
क्योंकि पहला पॉइंट पे सोचना पड़ेगा ना, हमें विद्युत बल लग रहा नहीं लग रहा। तो विद्युत बल कब लगेगा? जब इसका भी विद्युत क्षेत्र हो और इसका भी विद्युत क्षेत्र, मतलब इसका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होकर के इस आवेश पर पहुंचे और इस आवेश का इस तार पे पहुंचे, तब तो समझ जाएंगे विद्युत क्षेत्र विद्युत बल लग रहा है, नहीं तो नहीं लगेगा। तो इस आवेश ने तो अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रखा है। अब बस इतना देखना बाकी है, क्या ये धारावाही तार भी अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र को फैलाता है? हाँ, अगर एक आवेशित तार होता ये, जैसा कि आपने इलेक्ट्रोसिटी के अंदर पढ़ा हुआ है, अगर ये ऐसा होता तब तो कंफर्म था कि अपने सराउंडिंग में अपने चारों ओर विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न कर देता, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता। लेकिन यहां पर ऐसा केस नहीं है, ये पक्की बात है, ऐसा केस नहीं। यहां पर क्या धारावाही तार है, और इस धारावाही तार पे क्या हमने हमारी तरफ से कोई आवेश ला के दिया क्या? अरे दिया क्या? नहीं दिया कोई आवेश हमने। सर धारा प्रवाहित कर रही तो इसके अंदर आवेश जा तो रहा है, फिर वो आवेश दिया ही तो और क्या? चलो समझते हैं, इसी कंफ्यूजन को दूर करने की बात करते हैं। जैसे बैटरी से एक तार को जोड़ते हैं, तार को यहां पर अध्ययन करने के पर्पस से थोड़ा मोटा करके बता दिया। जैसे बैटरी का स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने से पहले के बारे में बात करें कि तार का एक टुकड़ा है और इस टुकड़े पर कुल आवेश का मान 0, क्योंकि कॉपर का वायर लिया सपोज सिंपल। कुल आवेश शून्य कैसे? कि जितने उस कॉपर के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है उतने ही पॉजिटिव धनायन भी, उसके पॉजिटिव आयन कह दे या धनायन कह दे, वो उसके अंदर मौजूद है। धनायन कहां से आए? अरे कॉपर का एटम है ना, उस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकला, कहां निकल गई है? अंदर ही है, धातु के अंदर ही, तार के अंदर ही है, वो मुक्त रूप से घूम रहा है। तो उस एटम से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहला रहा है, वो कहलाया गया है, और बचा हुआ जो एटम वो आयन के नाम से जाना जा रहा है। तो इस प्रकार से जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसके अंदर मुक्त है, उतने ही पॉजिटिव आयन भी हैं। तो कुल मिलाकर के कुल आवेश एक कॉपर के वायर पर 0 है, जब हमने कोई धारा उस पर प्रवाहित नहीं की है तब। अब हम बैटरी का स्विच ऑन करते हैं। अब बैटरी का स्विच ऑन करके जैसे इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो यहां ये हाई पोटेंशियल बनेगा, लो पोटेंशियल बनेगा, तो यहां पर भी उच्च विभव और ये निम्न विभव के रूप में बन जाएगा। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा जो होती है ना, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है किसी भी धारावाही तार के अंदर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बता दी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा है, तार के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर विद्युत बल की दिशा ऐसे रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ठीक विपरीत दिशा में बल की दिशा। इस तरह से ये रैंडमली ऐसे ऐसे शिफ्ट होते आगे बढ़ते जाएंगे और धारा का प्रवाह इसमें ऐसे होता जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करते जाएंगे और धारा की दिशा तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में लेते ही, मतलब इलेक्ट्रॉन गतिमान इसके अंदर हो रहे हैं, शिफ्ट होते जा रहे हैं और तार में धारा मौजूद है। ये बात आप जानते हैं। तो अब हमें यहां पे चेक करना है कि स्विच ऑन करने से क्या ये तार आवेशित बन गया है, ये चेक करना है। तो तार में धारा बह रही है, तार में धारा बह रही है, तो किसी निश्चित समय में अगर इसके अंदर 25 इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं इस यहां से चलते हुए, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें से इधर भी आ रहे हैं, 25 इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों? क्योंकि तार में नियत धारा बह रही है, बैटरी से एक नियत धारा तार में जा रही है। थोड़ी होता है कि यहां पर धारा 5 एम्पियर, यहां 2 एम्पियर, यहां 10 एम्पियर। तार की मोटाई कुछ भी धारा के मान पे फर्क नहीं पड़ता, धारा तो जहां जंक्शन होता है वहां बदलती है। बाकी तार का अगर एक ही है, कोई ज्वाइंट नहीं है, जंक्शन नहीं है ना, तो धारा का मान सब जगह समान, यानी कि आवेश प्रवाह की दर समान। तो जितना इलेक्ट्रॉन यहां प्रवेश कर रहा उतना यहां से बाहर भी निकल रहा है, इसलिए आवेश का कहीं इकट्ठा नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे नहीं हो रहे। अगर 25 प्रवेश करते 50 बाहर निकलते इस पर्टिकुलर हिस्से से, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती, ये पॉजिटिव आवेशित बन जाता। 25 प्रवेश करते 5 बाहर निकलते तो इलेक्ट्रॉन का आधिक्य हो जाता इस हिस्से पर, ये नेगेटिवली चार्ज बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, जितना इलेक्ट्रॉन प्रवेश उतने ही बाहर निकल रहे हैं, आवेश प्रवाह की दर समान है, धारा का मान हर जगह समान है, इसलिए ये तार वैद्युत रूप से उदासीन है। यानी कि तार में धारा प्रवाहित करने के बाद भी अब भी इस पर कुल आवेश का मान 0 ही है। कुल आवेश 0 धारावाही तार पर, क्यू नेट 0 है, तो क्यू नॉट नेट आवेश शून्य होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होगा तार के आसपास। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो गया है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 है तार के बाले के। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो अंदर, तो ये जो ई है ना अंदर की लिखा गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अंदर है लेकिन बाहर तो नहीं है, तार के आसपास। ये अंदर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया? अरे आवेशों की वजह से तो नेट 0 ही है,
लेकिन जो बैटरी हमने जोड़ रखी है यहां से ये प्लस माइनस टर्मिनल, उस बैटरी के कारण से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ है, तो उसकी दिशा उच्च भुज से निम्न भुज की ओर होती है। तो ये जो बैटरी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहां होता है? ये तार में होता है। कहां होगा? जहां धारा बह रही वहां पर होगा। तो कह सकते हैं हम कि तार में धारा कहां होती है? मटेरियल में होती है। तो जहां जहां मटेरियल है तार का वहां वहां धारा है, और जहां जहां धारा है वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। मटेरियल कभी कभी हम बोलते हैं मसाला, जहां जहां मसाला वहां वहां धारा, और जहां जहां धारा वहां वहां विद्युत क्षेत्र, ऐसे भी कह देते हैं। मतलब मसाला मटेरियल कहां? तार का। देखिए यहां पर मटेरियल है, यहां मटेरियल, यहां मटेरियल, यहां मटेरियल, यहां मटेरियल, ठीक। इसके बाद यहां मटेरियल नहीं है तो यहां धारा नहीं है, यहां धारा नहीं है अगर हम तो कह सकते हैं कि धारा नहीं होने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी होगा, यहां होगा, 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 होगा। तो मैं जो अंदर वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से फिलहाल तो यूजफुल नहीं है, लेकिन जब एम्पेयर सर्किट लॉ की बात की जाएगी, एम्पेयर का नियम पढ़ेंगे, वहां पर एक आध जगह जिक्र इसका होगा, जरूरत पड़ेगी। तो मैंने बता दिया कि तार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बैटरी की वजह से, लेकिन तार के कारण से तार के बाहर आसपास सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0, कारण कि नेट आवेश का मान 0 होता है। तो धारावाही तार विद्युत उदासीन होता है, अतः इसके आसपास बाहर परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 होता है, ऐसे हम कह सकते हैं। ये एक लॉजिक हमने समझा है। यानी कि इसकी बात कर रहे थे हम तो कि तार क्या करता है, क्या तार इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। तो अब आगे यहां पर हम करें तो तार है, इसमें तो आवेश 0 कुल आवेश, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही नहीं, ई तो 0 होता है। तो एक का तो ई है, एक का ई है ही नहीं, 2 ई के बिना तो कैसे विद्युत बल लगेगा? 2 ई तो होना चाहिए ना, तो विद्युत बल तो लग ही नहीं सकता। चुंबकीय बल के बारे में सोचो, आवेश विराम है, और आवेश जब विराम है तो केवल ई उत्पन्न करता है, बी तो उत्पन्न करता ही नहीं है। तो जब तक इसका खुद का बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, इस पर चुंबकीय बल कैसे लग पाएगा? तो खुद का चुंबकीय क्षेत्र भी होना जरूरी है, तभी जाके इस पर चुंबकीय बल लग पाएगा। तो क्योंकि एक ही होगा तो काम नहीं चलेगा। तो पहला नहीं है, दूसरा नहीं, तो तीसरा भी नहीं होगा। कौन सा होगा? फोर्थ वाला। फोर्थ इज करेक्ट। तो क्या देखा हमने कि इस क्वेश्चन से पता लगा कि धारावाही तार अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न नहीं करता, तो फिर क्या उत्पन्न करता है, इसी को जानने के लिए बात करते हैं ऑरेस्टेड प्रयोग की, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट की बात हम करते हैं। ऑरेस्टेड ने प्रैक्टिकली क्या चेक किया कि एक सर्किट में धारा का प्रवाह किया, धारा का जैसे उसने प्रवाह किया, उसने देखा, मतलब पहले तो सपोज कि स्विच ऑन नहीं किया, एक चुंबकीय सुई रखी हुई, जैसे उसने स्विच ऑन किया चुंबकीय सुई में विक्षेप आ गया। विक्षेप आते चौंक गया कि ये क्या हो गई, कौन सी बात, कहां से विक्षेप आ गया इसमें। वो तो जानता था कि चुंबक चुंबक के बीच में अन्योन्य क्रिया होती है, कि एक और चुंबक में यहां पर लाऊं, उसका चुंबकीय क्षेत्र इसके चुंबकीय क्षेत्र अन्योन्य क्रिया करेगा और इसमें विक्षेप आ जाएगा, ये वो जानता था। लेकिन स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते इसमें विक्षेप आया, हलचल इसमें होगी, मतलब इसका तो मैग्नेटिक फील्ड होता है इस चुंबकीय सुई, वो बात जानता था। लेकिन अब इसकी अन्योन्य क्रिया किसी दूसरे चुंबकीय क्षेत्र के साथ ही हो सकती है। तो उसने देखा कि जैसे ही स्विच ऑन किया, सोचा उसने कि इसमें विक्षेप क्यों आया, उसने दिमाग लगाया कि धारा आई मैंने प्रवाहित की थी, तो आई से निश्चित रूप से एक बी बना होगा, और इस बी और इस बी के बीच में अन्योन्य क्रिया हुई होगी, इसलिए इसमें विक्षेप आया होगा। ये बात तो समझ गया। तो फिर तो बस उसने बार बार प्रयोग किया, स्विच ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया, हर बार देखा कि विक्षेप आया गया, आया गया। धारा के मान को बढ़ाया, धारा के मान को घटाया, धारा की दिशा को बदला, कई तरह से प्रयोग किए उसने, कई बार उसने समझ गया, बता दिया दुनिया को कि निश्चित रूप से धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो एक क्रांतिकारी उसकी जो खोज थी, कहते हैं हमने कि ये उसने चेक करके बताया, स्टडी करने में चेंज आ गया। पहले बस यही मानते थे कि चुंबकीय के द्वारा ही मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न, लेकिन उसने बताया जैसे ही कि तार से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, धारा के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, तो फिर तो और बातें भी सामने आई। क्या सामने आई? अरे धारा में तो आवेश गतिमान होता है, तो यह भी सबूत हो गया कि हाँ, धारा से अगर मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो गतिमान आवेश के द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका भी सबूत मिल गया, प्रूफ मिल गया। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो कंक्लूजन, जो निष्कर्ष निकल के सामने आते हैं, उनमें बात की जाए निष्कर्ष से मतलब ये नहीं कि इससे क्या मिला, हाँ इसके बाद जो सूचना है, सूचना क्या
एक बात तो पहले से जानते थे इस प्रयोग के पहले भी कि स्थिर आवेश के द्वारा केवल E यानी कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन इस प्रयोग के बाद एक बात पता लग गई कि गतिमान आवेश के द्वारा E तथा B दोनों ही उत्पन्न होते हैं। तो किसने बताया ना, धारा से उत्पन्न होता है मैग्नेटिक फील्ड। धारा में कौन गतिमान आवेश है, तो उन गतिमान आवेश के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होगा। E तो था ही गतिमान आवेश का, तो गतिमान आवेश हैं तो उनसे E और B दोनों गतिमान आवेश, यहां पर डायग्राम बनाया हमने, E और B दोनों। तो आवेश भी हो, नेट कुछ आवेश होना चाहिए और गति होना चाहिए, तब E और B दोनों होगा। अगर नेट आवेश शून्य है तो फिर नहीं होगा। त्वरित आवेश, ये रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि आवेश है ना तो E होगा, गति है तो B होगा, त्वरित है तो विद्युत चुंबकीय तरंग EMW, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है EMW। तो पता लगा प्रैक्टिकली, तो इसके बारे में फिलहाल यहां बात ज्यादा नहीं करनी है। फिर लास्ट में एक बात और फिर लिख दी मैंने, धारावाही तार से बोलो क्या उत्पन्न होता है, मैंने लिखा केवल B। कुछ सोच रहे हैं सर धारावाही तार के अंदर से गतिमान आवेश भी तो है ना, तो अभी तो आपने कहा गतिमान आवेश को द्वारा E और B दोनों उत्पन्न होते हैं, यहां पर केवल B क्यों लिख रहे हो आप? कुछ लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें, नहीं होना कंफ्यूज। मैंने कहा कि अगर नेट आवेश शून्य है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो यहां गतिमान आवेश लिखाना मतलब यहां नेट आवेश 0 नहीं है, यहां आवेश भी है और गति भी है, लेकिन धारावाही तार शब्द आ गया, तो तार आ गया मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भी है और पॉजिटिव आयन भी है। कुल आवेश 0 होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन गतिमान है कौन? इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आवेश गतिमान नहीं है, पॉजिटिव आयन गतिमान नहीं है, वो गति नहीं कर रहे। अगर वो भी गति कर रहे होते बाई चांस, तो क्या पता दोनों का मैग्नेटिक फील्ड भी कैंसिल हो जाता, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। केवल नेगेटिव आवेश इलेक्ट्रॉन गतिमान है, उनके गतिमान होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा, तो बस केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा तो वही रहेगा, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैंसिल ही हो गया। इसलिए तार शब्द जब आ गया तो केवल B की बात हम कर पाते हैं। अब जब इतनी बात हम जान गए तो क्यों ना एक छोटे छोटे एक आध क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया ये है कि दोनों के बीच बल कौन सा होगा, चुंबकीय बल होगा, विद्युत होगा, या दोनों होगा, या कौन सा होगा? तो इन दोनों में से चेक करना हमें, F और FM में से। लॉजिक क्या था कि दो क्षेत्र होना चाहिए, दोनों का प्रकृति एक जैसा होना चाहिए। धारावाही तार क्या उत्पन्न करता है जरा बताना? यस, धारावाही तार मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है धारावाही तार? अरे करता है इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न, क्यों नहीं करता? क्योंकि तार पर नेट आवेश का वैल्यू 0 है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है कि नहीं करेगा? ये भी, क्योंकि इसका नेट आवेश भी 0 है। तो जब नेट आवेश 0 है तो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन तो होगा ही नहीं, बचा क्या? दोनों का मैग्नेटिक। तो करेक्ट इज मैग्नेटिक फोर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कंडीशन कुछ इस तरह की है। क्या कंडीशन है जरा देखिए, ये चल पड़ा आवेश गतिमान है। यहां पर एक धारावाही तार के पास में एक आवेश गतिमान है, और जब आवेश गतिमान है तो फिर इस गतिमान आवेश और धारावाही तार के बीच में हमें बल की प्रकृति के बारे में पता लगाना है कि विद्युत बल है या चुंबकीय बल है या दोनों बल है या दोनों नहीं है। हम जानते हैं इसके बारे में, इसका तो आपको पता ही है कि ये क्या उत्पन्न करेगा, ये ओनली उत्पन्न करेगा, क्या उत्पन्न करेगा? ये उत्पन्न कर रहा है निश्चित रूप से यहां पर B उत्पन्न कर रहा है, ओनली B उत्पन्न कर रहा है। और जब ओनली B उत्पन्न कर रहा है तो हम जानते हैं इस बारे में, अगर बात करें हम तो कह सकते हैं यहां पर कि ये गतिमान आवेश क्या उत्पन्न कर रहा? तो गतिमान आवेश है तो आवेश ये है ना, देखिए जरा आप, ये आवेश अगर है तो आवेश होने से क्या होगा कि अगर ये आवेश है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा ही करेगा, और आवेश जब इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा तो साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न कर, दोनों उत्पन्न कर रहा है। लेकिन यहां पर क्या है? ओनली मैग्नेटिक फील्ड, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो ओनली मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ में इंटरेक्शन करेगा, और इंटरेक्शन करने से कौन सा बल लग जाएगा? चुंबकीय वाला बल, मैग्नेटिक फोर्स इनके बीच में लग जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स जब लगेगा यानी कि FM इज द करेक्ट आंसर।
मैग्नेटिक फोर्स यहां पर करेक्ट होगा, क्योंकि इसका तो ओनली क्या था, इसका ओनली मतलब इसका E था और साथ साथ इसका B था, तो ओनली मैग्नेटिक इंटरेक्शन इज देयर, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स इनके बीच बनता है। मैग्नेटिक फोर्स इज द करेक्ट आंसर। अब इतनी बात जब जान गए हम, तो चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत होते हैं उनके बारे में बात की जाए कि कौन कौन स्रोत हो सकते हैं इनके मैग्नेटिक फील्ड के। धारा है, थोड़ी देर पहले जाना अभी कि जैसे ओरस्टेड ने बताया था ये, फिर उसके वैसे पता लगा गतिमान आवेश मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, ये भी बात हम जान गए थे। चुंबक, छड़ चुंबक वगैरह तो पढ़ रखा है, तो चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड होता है। पृथ्वी, भूचुंबकत्व के अंदर बात आएगी, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड होता है। और समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र जो होता है वो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यहां पर धारा एवं गतिमान आवेश के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, इनका स्टडी हम करते हैं, वो विद्युत चुंबक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो ब्रांच फिजिक्स का होता है, इसे विद्युत चुंबकत्व भी कहा जाता है, उसके अंदर स्टडी करते हैं। चुंबक का स्टडी जो हम करते हैं वो है चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व कहते हैं हिंदी में। पृथ्वी का अध्ययन, मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी हम करते हैं जियोमैग्नेटिज्म यानी कि भूचुंबकत्व हिंदी में कहें तो। और समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र का स्टडी इस चैप्टर में हमें नहीं करना है। इसका मीनिंग ये होता है कि dE/dt यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ अगर चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड समय का फलन है, समय के साथ बदल रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। और इसका जो रिवर्स है, उल्टा है, वो भी सत्य है, यानी कि समय के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड को बदला जाए तो उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो दोनों एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं। E बदलेगा तो B बनेगा और B बदलेगा तो E बनेगा। कब? समय के साथ चेंज हो तब। ये मैक्सवेल ने बताया था। तो फिलहाल इसका स्टडी ना करके इनके बारे में अध्ययन इस चैप्टर में हम करने वाले होंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी बात और जान लेते हैं सदिश बज्जी गुणन के बारे में। पढ़ तो रखा आपने, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या हिंट केवल बात करें हम। दो सदिश हैं A और B, इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से बात करूं मैं तो कह सकता हूं कि A क्रॉस B क्या होता है, AB sin थीटा n कैप होता है। A क्रॉस B मुझे फाइंड करना, तो क्या करूंगा मैं, A से B की ओर फिंगर्स को मोड़ूंगा, थंब किधर की ओर, बाहर की ओर जाएगा। तो ये जो n कैप होगा यानी कि C वेक्टर होगा, इसको मैं C से भी लिख सकता हूं मैं, जैसे कि यहां पर आगे मैंने लिखा A क्रॉस B इक्वल टू C वेक्टर। तो C की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर। बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर दिशा किसकी, C वेक्टर की या n कैप की, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो परिमाण को बता रहा, ये दिशा को बताने वाला है। तो दिशा बाहर की ओर आ रही, बोर्ड के तल के लंबवत, किसकी, A क्रॉस B की। तो यहां पर A क्रॉस B की दिशा तो C से वेक्टर से दिखा रहा है, लेकिन अगर बात की जाए B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर मुझे अगर लिखना हो, B क्रॉस A, तो B क्रॉस के बारे में सोचूं मैं, दोनों सदिश का परिमाण में परिवर्तन नहीं आया, केवल सीक्वेंस में चेंज आया है। सीक्वेंस रिवर्स हो गया, B क्रॉस A हो गया है। तो B क्रॉस A के हिसाब से बात करूं किधर जाएगा, अंदर की ओर, यानी कि अंदर जाएगा, मतलब -C वेक्टर भी कहा जा सकता है इसको। तो बस फिर तो काम आसान हो गया कि ये C वेक्टर के बराबर हो -C वेक्टर के बराबर। इट मींस दोनों में केवल माइनस का डिफरेंस है। तो यूं कह सकता हूं मैं कि दोनों जो सदिश हैं A क्रॉस B एंड B क्रॉस A, वो परस्पर विपरीत दिशाओं में होते हैं, परिमाण उनका समान होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहां से दिशा वाली बात थी कि डॉट अगर है तो दिशा बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, प्रेक्षक की ओर, अलग अलग तरह से कह सकते हैं। तो यहां पर मेंशन किया, बाहर की ओर कह सकते हैं, ऊर्ध्वाधर ऊपर कह सकते हैं, प्रेक्षक की ओर। तो अलग अलग स्थिति के हिसाब से इसका यूज कर लिया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। और इसका अपोजिट क्रॉस अंदर की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, प्रेक्षक की ओर। जैसे आप क्षैतिज तल पर स्टडी कर रहे हैं, आपने अपने टेबल पर कॉपी रखा हुआ, बुक रखा, उस पर डॉट बना दिया ऐसा वाला, तो डॉट क्या इंगित करेगा कि धारावाही तार या कोई दिशा ऊपर की ओर, बाहर की ओर दिशा है। तो वो ऊर्ध्वाधर भी तो हो गया ना वो आपके लिए उस क्षैतिज तल के हिसाब से, क्योंकि आपको प्रेक्षक माना हमने। आप एक कॉपी का टेबल, कॉपी का जो प्लेन है वो क्षैतिज है, उसके हिसाब से ऊर्ध्वाधर हो गए, और क्रॉस मतलब ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो गए। तो उस तल के हिसाब से ये मेंशन किया गया है। ये दिशाओं के बारे में जानते हैं, पहले भी आपने पढ़ा होगा, फिर याद दिला दें। जैसे आप प्रेक्षक में आपके हिसाब से बात करो, इधर क्यों क्या मानेंगे, ईस्ट मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये ऊपर नहीं होता नॉर्थ कभी भी। उत्तर दिशा नॉर्थ को ऊपर नहीं माना जाता, ऐसा नहीं।
नाक के सामने नॉर्थ। आप जब बैठे हुए हैं तो आपके राइट में तो ईस्ट लेते हैं, जैसे आप लोग ऐसे बैठे स्टडी कर रहे हैं तो ये राइट की तरफ, दाएं हाथ की तरफ क्या होगा, ईस्ट मतलब पूरब, ये पूरब ये पश्चिम, और नाक के सामने नॉर्थ होना है। कोई कोई नहीं समझता तो ऐसे बैठ के पढ़ाई करता, अरे इसके की बात नहीं कर रहा मैं, एक सामान्य जो स्टूडेंट होता है ऐसे टेबल पे बैठ के स्टडी कर रहा है तो ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण अपने सामने ऐसे मानना है, नाक के सामने नॉर्थ मानना, उत्तर दिशा मानना है। और बाकी ये हो गया पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्वाधर ऊपर और ऊर्ध्वाधर नीचे। तो एक्स वाई के हिसाब से बात करें, प्लस आई प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड दिशा ऐसे हो जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं हम BSL यानी कि बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट का नियम स्टडी करना है। बायो सावर्ट का जो नियम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कूलाम के नियम के तुल्य होता है। कूलाम का नियम जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए अंदर वो बिंदु आवेश के लिए अप्लाई होता है। तो फिर यहां पर तुल्य कैसे है, यहां पर जो बायो सावर्ट का नियम है ना ये धारा अल्पांश के लिए अप्लाई होता है। और जहां तक बात धारा अल्पांश की है तो हम कह सकते हैं कि धारा अल्पांश का मतलब ये हुआ जैसे एक धारावाही तार है कोई, अब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इस तार का एक छोटा सा टुकड़ा जो होगा जिसमें धारा आई है उसकी लंबाई dl है, ये कहलाता धारा अल्पांश। कोई दूसरा अल्पांश ले सकते हैं, ये धारा इसमें है इसकी लंबाई कुछ dl है, आई है और dl है तो आई dl मिलके बनता धारा अल्पांश। धारा अल्पांश की जो लंबाई होती है dl जो इसका होता है, जिस बिंदु पर इसका अध्ययन कर रहे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड का उस दूरी की तुलना में इसकी खुद की लंबाई काफी कम होती है। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक बिंदु आवेश के बारे में बात करते हैं कि बिंदु आवेश का मीनिंग क्या, ऐसा आवेश जो बिंदु जैसा हो, ऐसा मीनिंग तो नहीं होता। बिंदु आवेश का मीनिंग ये होता है कि जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का अध्ययन कर रहे हैं उस दूरी की तुलना में जिस वस्तु पर जिस कण पर आवेश उसकी रेखीय विमाई काफी कम हो, उसकी साइज काफी छोटी हो तो ऐसा आवेश कहलाता है बिंदु आवेश। ये बात हम जानते हैं। तो इसी तरह से यहां पर ये धारा अल्पांश होता है। तो धारा अल्पांश की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है। तो बात कर रहे थे हम कि धारा अल्पांश जैसे मतलब जो BSL होता है कूलाम लॉ के तुल्य होता है। जैसे यहां पर बात करें कि ये धारा अल्पांश है, धारा अल्पांश मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो ये लंबाई है ये dl लंबाई है, सपोज काफी कम लंबाई है इसकी तुलना में, पर डायग्राम में इजीली समझने के हिसाब से हमने इसको थोड़ा सा बड़ा दिखा रखा है। इसमें धारा आई है, लंबाई dl है तो आइडियल की दिशा ऐसे हो गई है। तो जो आइडियल सदिश होता है, आइडियल वेक्टर होता है, उसकी दिशा तार में धारा की दिशा वाली दिशा ही ली जाती है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं और अभी लिखेंगे भी आगे। एक होता है आर वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है, उस प्रेक्षण बिंदु का स्थिति सदिश है। प्रेक्षण बिंदु यहां पर P है तो इस P बिंदु पर हमें इस धारा अल्पांश के कारण से मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना है। तो इस धारा अल्पांश से प्रेक्षण बिंदु की ओर जाने वाला जो एरो है, तीर है, वही आर वेक्टर है, वही पोजीशन वेक्टर है उस बिंदु P का। यानी कि जो आर वेक्टर बनाया जाता है तो ये हमेशा इस अल्पांश से प्रेक्षण बिंदु की ओर बनाया जाता है। और dB जिस मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी कर रहे हैं बिंदु P पर वो होगा, और थीटा है आइडियल और आर वेक्टर दोनों वेक्टर के बीच में जो कोण है, सदिशों के बीच में कोण है, वो थीटा कोण से यहां पर इंडिकेट हमने किया है। तो यहां पर जो बात कर रहे हैं हम कि जिस तरह से कूलाम ने बताया था कि किसी आवेश के कारण, जैसे कोई आवेश है, उस आवेश के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परिमाण होता है ना वो होता है KQ/r², यानी कि E समानुपाती Q होता है, E समानुपाती 1/r²। ये दो बातें तो बायो सावर्ट के नियम के अंदर भी होती है। बायो सावर्ट ने प्रैक्टिकली चेक करके बताया कि इस बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, जिसे हम dB से अगर कहें तो dB समानुपाती IDL होता है। यानी कि जो सोर्स है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करने वाला जो स्रोत है उसके परिमाण, उसकी वैल्यू को डायरेक्ट समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम लॉ से हम जानते हैं। तो यहां पर भी बात कैसे है, दो बातें देखो भाई मैच कर रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इस अल्पांश के कारण से उस अल्पांश के परिमाण, उस अल्पांश की वैल्यू आइडियल के मान के डायरेक्ट समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दो बातें तो सिमिलर ही है। जैसा वहां था कि उत्पन्न करने वाला जो सोर्स है, जो स्रोत है, उसके सामर्थ्य के डायरेक्ट समानुपाती मैग्नेटिक फील्ड है BSL के अनुसार, और कूलाम के नियम के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड उस आवेश के परिमाण के यानी कि सोर्स के सामर्थ्य का डायरेक्ट समानुपाती है। और यहां भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है और यहां भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है मैग्नेटिक फील्ड का मान। ये सिमिलरिटी वाली बात हुई है किस किस में, कूलाम का नियम एवं BSL बायो सावर्ट के नियम में सिमिलरिटी कहें या समानता कहें कि तुल्य वाली बात ये है
कि दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करते हैं, तो ये बात सही है, सत्य है। तो ये दो बातें सेम थी। लेकिन एक बात और चेक की गई इस नियम में अलग से कि जो कूलॉम का बायो-सावर्ट का नियम होता है उसमें हम जानते हैं, मतलब चेक किया गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बिंदु P पर, वो एंगल थीटा पर भी इस तरह से डिपेंड करता है, dB प्रोपोर्शनल sin थीटा होता है। तीनों को साथ मिला दिया जाए तो dB प्रोपोर्शनल आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है। फिर तो यहां पर इसको कांस्टेंट लिखा जाएगा, क्योंकि समानुपात का चिन्ह जब हटाते तो एक नियतांक आता है, कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट यहां पर लिखा जाएगा। तो कांस्टेंट अगर हम k से लिखें तो k आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, लेकिन जो k होता है ना, ये यूनिट सिस्टम पर, मात्रक का जो सिस्टम है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि एसआई में लिख रहे हैं या सीजीएस में लिख रहे हैं, एसआई में यहां जो k होता है उसका मान म्यू नॉट अपॉन 4 होता है और सीजीएस में उसका मान 1 होता है। तो जब एसआई में लिखेंगे ना हम, तो यहां लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से k का मान एसआई में ये होता है, सीजीएस में ये, और वैल्यू पुट किया तो इस तरह से ये मिल गया हमें म्यू नॉट अपॉन 4 आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही है बीएसएल यानी कि बायो-सावर्ट का नियम। फिलहाल कोई माध्यम वगैरह की बात नहीं है, म्यू नॉट निर्वात है, तो इसे हम बी नॉट भी कह सकते हैं, यानी कि निर्वात में ये मैग्नेटिक फील्ड हमें मिला हुआ है। तो कोई डायरेक्ट पूछ रहे हमसे कि बायो-सावर्ट का नियम क्या है, यही कहें कि बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार ये बातें कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल टू आइडियल है, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर है, प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है, इन पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। और म्यू नॉट यहाँ पर जो है निर्वात की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता वगैरह क्या होती है अभी थोड़ी देर बाद इसको समझने वाले हैं। तो ये तो बात जो हमने की यहाँ पर इस रिलेशन के हिसाब से। तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, वो सब बातें यहाँ पर मैंने लिख भी दी है, मेंशन भी कर दी है कि आइडियल किसे कहते हैं, हम धारा अल्पांश सदिश होता है, इसकी दिशा धारा की दिशा में होती है। आर क्या है, धारा अल्पांश एवं प्रेक्षण बिंदु के बीच की दूरी है। आर वेक्टर क्या होता है, आर की दिशा अल्पांश से प्रेक्षण बिंदु की ओर होती है हमेशा। और जो थीटा होता है वो आइडियल वेक्टर एवं आर वेक्टर के मध्य कोण होता है। ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, खासतौर से ये वाली इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग प्रॉपर समझ में आना जरूरी है कि जब जब भी कहीं भी किसी क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ेगी आर वेक्टर की, तो पहले पहचान ले हम कि आर वेक्टर जैसा हमने माना है, जैसा हमारा फॉर्मूले में आर वेक्टर आता है वैसा ही क्वेश्चन में दिया है, कुछ अलग दिया। अगर नहीं दिया क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग, तो हमें ऐसा कंसिडर करना पड़ेगा कि आर वेक्टर कहां से कहां लेना है, अल्पांश से प्रेक्षण बिंदु की ओर जाता हुआ आर वेक्टर हमें लेना होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि अब तक हमने निर्वात के हिसाब से बात की थी, म्यू नॉट अपॉन 4 आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, अगर उसको माध्यम में लिखना चाहें तो माध्यम के हिसाब से बस बाकी जो पैरामीटर वो तो सब वही है। माध्यम की जो पारगम्यता है म्यू एम लिख दिया जाएगा, वहां पर इतना सा फर्क पड़ेगा, म्यू नॉट की जगह म्यू एम आ जाएगा। तो जो इससे पहले वाली हमारी समीकरण थी वो क्या थी, वो तो थी डी बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो समीकरण है अभी भी आई है माध्यम के लिए, वो कुछ अलग है, म्यू एम यहां पर। तो हम क्या करें फिर, इस समीकरण को इस समीकरण से भाग दे लें, यानी कि ये ऊपर है ये नीचे है। तो देखिए आप बहुत कुछ कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, ऊपर म्यू एम बचेगा, नीचे म्यू नॉट बचेगा, यानी कि डीबी एम अपॉन डीबी नॉट लिखा जाए तो म्यू एम अपॉन म्यू नॉट बचेगा। और उस म्यू एम अपॉन म्यू नॉट को हम कहते हैं म्यू आर, यानी कि आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता कहा जाता है। डीबी एम अपॉन डीबी नॉट, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट, म्यू आर कहा गया। यहां पर डीबी लिखा गया है, डीबी लिखा गया, डीबी एम डीबी नॉट लिखा गया है। तो जो डीबी लिखा गया है ना, डीबी तो किसके लिए, अल्पांश है, तो अल्पांश का मैग्नेटिक फील्ड के लिए डीबी लिखा गया है। लेकिन कब तक अल्प रहेगा, कभी तो बड़ा होगा। पूरे जब तार की बात करेंगे, धारावाही तार की बात करेंगे, तो छोटे छोटे अल्पांशों का मैग्नेटिक फील्ड जोड़ करके समाकलन के द्वारा, इंटीग्रेशन के द्वारा कुल मान प्राप्त होगा हमें। तो डीबी डीबी से फिर बी मिल जाया करेगा। तो जो एक अच्छा सा फॉर्मूला बनेगा बी की फॉर्म में, वो इस ढंग से कह सकता हूं मैं कि बी एम अपॉन बी नॉट, मतलब इसकी जगह ये लिख दिया, किसके बराबर, ये म्यू आर के बराबर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें मिला है। और यहीं से इसको यूं लिख सकता हूं मैं कि बी एम इज इक्वल टू म्यू आर इंटू बी नॉट, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहां पर म्यू आर, जैसे कि जो अलग अलग जगह हमने लिखा हुआ म्यू नॉट, कहीं म्यू एम म्यू आर, ये पहले तो इनके लिए क्या बोला जाता है वो मेंशन कर दिया हमने कि म्यू नॉट जो होता है वो निर्वात की चुंबकीय पारगम्य होता है। म्यू एम और म्यू जिसे भी कहें वो माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता है, और म्यू आर है माध्यम की आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता। तो चुंबकीय पारगम्यता वाला जो वर्ड है, टर्म है, बार बार काम में आ रहा है। आखिर इस चुंबकीय पारगम्यता का मीनिंग क्या है, इस बारे में बात की जाए
तो वास्तव में जो पारगम्यता शब्द है ना, इसका मीनिंग ये निकलता है कि कोई भी माध्यम होता है, कोई भी पदार्थ होता है, उसकी जो पारगम्यता होती है वो इंगित करती है कि जिस पदार्थ के लिए चुंबकीय पारगम्यता का मान जितना ज्यादा होता है, अब उस पर जब मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं ना, तो चुंबकीय बल रेखा उसमें उतनी ही ज्यादा प्रवेश होती है। ज्यादा पारगम्यता तो ज्यादा बल रेखाएं प्रवेश करेंगी, कम पारगम्यता तो कम बल रेखाएं प्रवेश करेंगी। जैसे हमारे पास दो अलग अलग पदार्थ हैं, पहले यहां पर निर्वात में यानी कि हवा में हमने मैग्नेटिक फील्ड आरोपित कर रखा है, सपोज जो भी कुछ हर स्थान से निश्चित बल रेखाएं गुजर रही है। अब हमने एक ऐसा पदार्थ रख दिया कि जो बल रेखाएं हैं वो जो सीधी जा रही थी उन्हें जाके कुछ इसमें से प्रवेश कर रही है और कुछ इधर भी निकल रही, मतलब पहले से यहां इस स्थान से पहले की तुलना में अब ज्यादा बल रेखाएं निकल रही है। तो मतलब पहले वायु था या निर्वात था, उसकी तुलना में इसकी पारगम्यता अब ज्यादा है। लेकिन इसको हटा के मैंने ये पदार्थ रख दिया और पता लगा कि जो भी बल रेखाएं सीधी जा रही थी ना, अब एक भी बल रेखा इससे नहीं जाकर सारी की सारी जो बल रेखाएं हैं वो इधर वाली भी इसमें जा रही, इधर वाली भी इसमें जा रही, और फिर इसमें जाने के बाद फिर वापस ऐसे जा रही, यानी कि इसकी पारगम्यता इस पहले वाले से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें चुंबकीय बल रेखाएं पहले वाले की तुलना में भी बहुत ज्यादा प्रवेश कर रही है। तो चुंबकीय पारगम्यता जिन पदार्थों की ज्यादा होती है उनमें उतनी ही ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश करती है। पारगमन की बात करता, पारगमन क्षमता की सूचना देता है ये पारगम्यता वर्ड। पारगम्यता ज्यादा तो चुंबकीय बल रेखा ज्यादा प्रवेश कर पाएंगे। कुछ इस तरह का टर्म जो होता है इलेक्ट्रोसिटी के अंदर भी आता है, वहां पर एप्सिलॉन की फॉर्म में कहते हैं, एप्सिलॉन आर कहा जाता है, विद्युतशीलता की बात की जाती है वहां पर। तो एप्सिलॉन आर और जो म्यू आर होता है दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। अपोजिट कैसे? कि जिन पदार्थों के लिए एप्सिलॉन आर का मान ज्यादा होता है उन पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अप्लाई की जाए, विद्युत बल रेखा आरोपित की जाए, तो उतनी ही कम बल रेखाएं उनमें प्रवेश करती हैं। यानी कि ज्यादा एप्सिलॉन आर तो आरोपित करने पर कम बल रेखाएं प्रवेश करती हैं, और यहां ज्यादा म्यू आर तो ज्यादा बल रेखाएं प्रवेश करती हैं। मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, सीधी सी बात ये। खैर वापस इस पर आगे हम तो म्यू आर पर, तो जितना ज्यादा म्यू आर होगा उतनी ज्यादा बल रेखाएं प्रवेश करेंगी, और ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं मतलब ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र का मान, क्योंकि किसी निश्चित स्थान से ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश करेंगी, मतलब बल रेखाएं पास पास होंगी, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्यादा होगा। चुंबकीय बल रेखाएं जो टर्म यहां पर हम काम में ले रहे हैं, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है ना, इलेक्ट्रोसिटी के अंदर आपने पढ़ा हुआ है विद्युत बल रेखाओं के बारे में। तो जिस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं होती हैं वैसे ही चुंबकीय बल रेखाएं भी होती हैं। हाँ, यहां पर फिलहाल अलग से कोई हेडिंग लगा के हम चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में अलग एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट को नहीं बताने वाले। ये आपका जो स्टडी मटेरियल उसके अंदर पूरी प्रॉपर्टी इनकी लिखी हुई है, और काफी कुछ प्रॉपर्टी विद्युत बल रेखाओं के तुल्य भी है, कुछ अलग है, तो उनको जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां टाइम टाइम पर हम अलग अलग पॉइंट की फॉर्म में बताते रहेंगे। बाकी एक साथ अगर पढ़ना चाहें तो आपके स्टडी मटेरियल के अंदर वो अवेलेबल है। तो बात कर रहे थे हम कि Bm इक्वल टू म्यू आर इंटू बी नॉट। तो म्यू आर का मान जितना ज्यादा होगा उतना ही माध्यम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्यादा हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि हम मैग्नेटिक फील्ड कई बार स्टडी करने वाले हैं, वो बी नोट वाला ही स्टडी करेंगे, बार बार माध्यम की बात नहीं करेंगे, आज बात कर रहे हैं। फिर तो क्वेश्चन आपसे कहेगा आपको खुद को इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लेना है। कैसे? जैसे हम धारावाही तार का मैग्नेटिक फील्ड को ज्ञात करेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी कह देंगे। एक परिणलिका का मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करेंगे, म्यू नॉट एन आई कह देंगे। मतलब वहां बार बार माध्यम का जिक्र नहीं करें। कोई के सोलोनाइड के अंदर लोहा रख दिया तो निश्चित रूप से लोहा रख दिया, उस लोहे के म्यू आर का मान काफी ज्यादा होता है, लोहे का म्यू आर लगभग 2000 होता है, तो 2000 गुना फील्ड हो जाएगा निर्वात की तुलना में। तो बस आपको तो जो म्यू आर क्वेश्चन में दिया जाएगा ना, उस म्यू आर से मल्टीप्लाई कर देना है उस बी नॉट के मान को। जैसे सोलोनाइड का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, ये फॉर्मूला हम पढ़ने वाला है आगे चल के। कोई कहे कि 100 म्यू आर वाला पदार्थ रख दिया तो इंटू 100 कर दो, मतलब इंटू म्यू आर कर दिया जाएगा। तो हर फॉर्मूला जो निर्वात वाला है, माध्यम में क्या प्रभाव आएगा, आप म्यू आर से मल्टीप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड का माध्यम में मान ज्ञात कर पाएंगे। तो ये इसलिए सब जगह काम आने वाला फॉर्मूला रहेगा, जहां जरूरत पड़ेगी काम में ले लेंगे। और एक रिलेशन ये है इन तीनों के अंदर म्यू एम म्यू नॉट म्यू आर के बीच। म्यू नॉट का मान आप जानते ही हैं, थोड़ी देर पहले ही बात हुई है। म्यू नॉट जो होता है, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ऐसा सिस्टम के अंदर वैल्यू होता है, या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू क्या है तो 10 की -7 होता है। तो या तो क्वेश्चन में दे दिया जाए, नहीं दिया तो ये मान भी आपको याद रखना है, सीधा काम में ले सकते हैं।
तो कभी कभी हमें ये दोनों ये मान दे दिया जाए, ये पूछना जा सकता है। मतलब कोई भी एक मान, मतलब एक तो आपको याद होगा, इसे एक देके दूसरा पूछेगा तो आप सोल्व कर सकते हैं। मतलब सिंपल सा रिलेशन है, याद होना चाहिए, ये भी कभी कभी काम आ सकता है। अब जब माध्यम की बात होगी, इससे क्या पता लगा हमें कि चुंबकीय क्षेत्र माध्यम पर निर्भर करता है। कितना, किस हिसाब से? इस फैक्टर के हिसाब से। माध्यम के जो भी पारगम्यता, क्योंकि यहां रखना पड़ता है हमें उसका मान, निर्वात के लिए म्यू नॉट आता है। सदिश राशि मैग्नेटिक फील्ड, बी के बारे में कुछ खास खास बातें कि सदिश राशि है, माध्यम पर निर्भर करता। सही बात, अभी भी तो समझा हमने। कुछ होता सर सदिश के बारे में कैसे, क्या बात, सदिश रूप इसका क्या होता भी लिखने वाले हैं, कैसे दिशा ज्ञात करते, तो बड़े ढंग से, अच्छे ढंग से समझने वाले हैं। इसके अलग अलग नाम भी, तेरे कई नाम, क्या क्या नाम? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, मुख्य रूप से 3 नाम की बात हम करते हैं। और क्वेश्चन में तीनों टर्म आपको देखने को मिल जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रचलित नाम है, ये भी काम आता है, ये भी काम आता है। चुंबकीय प्रेरण भी कह देते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहा जाता है। और इस नाम में स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व टर्म कहां से, जरा समझा जाए। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की बात की जाए तो फाई इक्वल टू होता है बी ए फ्लक्स, आगे पढ़ेंगे वैसे तो, या वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आपने पढ़ा हुआ, 12th में पढ़ा हुआ है। तो जो भी ये फॉर्मूला आपका देखा हुआ है, नहीं है तो अभी देख लिया, फाई इक्वल टू बी। फाई चुंबकीय फ्लक्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया है। हम बात कर रहे थे चुंबकीय प्रेरण यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बी के बारे में, तो बी क्या बनेगा यहां से? बी बन जाता है ये फाई अपॉन ए, ये बन गया। यानी कि प्रति एकांक क्षेत्र पर गुजरने वाला फ्लक्स, वो कहलाएगा फ्लक्स घनत्व, और वही बी होता है। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वही फ्लक्स घनत्व है, और फ्लक्स घनत्व को ही बी कहा जाता है। क्लियर दिख रहा है यहां पर हमें। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व वाले टर्म से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, केयरफुल इसको काम में आपको लेना है। मात्रक पे आते हैं। ऐसा मात्रक न्यूटन अपॉन एम्पीयर इंटू मीटर, सबसे पहला मात्रक लिखा गया। जो अब तक हमने पढ़ा है ना, उसी के बेस पे मैंने लिखा है। लास्ट जो इससे पहले वाला टर्न था, जो भी कहे हम उसे, उसमें बात हुई थी शुरुआत में, फर्स्ट में ही बात हमने की थी इस चैप्टर के शुरुआत में ही, कि B इक्वल टू एफ अपॉन ध्रुव सामर्थ्य, ऐसे लिखा था। भूल गए तो चेक कर लीजिए, पता लग जाएगा आपको। तो B इक्वल टू एफ अपॉन एम लिखा था, ध्रुव सामर्थ्य लिखा था। तो इससे मात्रक निकल के सामने आ रहा है। एफ का मात्रक क्या? न्यूटन। एम ध्रुव सामर्थ्य है, यहां पर ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक क्या बताया था मैंने? यस, एम्पेयर इंटू मीटर। तो न्यूटन अपॉन एम्पेयर इंटू मीटर, ये यहां पर एसआई सिस्टम के अंदर मात्रक है। इसी को टेस्ला भी कहा जाता है, और एक वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं हम। वेबर पर मीटर स्क्वायर यहां से आया टर्म, बी का फ्लक्स का होता है वेबर, और एरिया का मीटर स्क्वायर एसआई सिस्टम के अंदर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर बी से लिख दिया जाता है। तीनों एसआई सिस्टम के ही मात्रक हैं। अब करना हो कन्वर्ट, सीजीएस में तो कर सकते कन्वर्ट इजीली। न्यूटन का बनाएंगे डाइन, एम्पियर का बनाएंगे एब्सोल्यूट एम्पियर, मीटर का बनेगा सेंटीमीटर। सीजीएस में एम्पियर का ईएमयू यूनिट काम आएगा यहां पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक होता ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एक होता ईएमयू। तो मैग्नेटिक जब स्टडी करते हैं इफेक्ट, हम मैग्नेटिक इफेक्ट को, चुंबकीय प्रभाव को, तब ईएमयू यानी कि विद्युत चुंबकीय यूनिट काम आती है। और एक एम्पियर की जहां तक बात करें हम, क्योंकि एक एब्सोल्यूट एम्पियर इज इक्वल टू 10 एम्पियर के बराबर होता है। ये सीजीएस का यूनिट है, एब्सोल्यूट एम्पियर। ये एसआई का है। कुछ लोग देख के हैरान परेशान हो रहे हो, सर 10-10 एम्पियर के बराबर अकेला एक एब्सोल्यूट एम्पियर। सर हमने तो कई बार देखा है कि एसआई सिस्टम का वैल्यू बड़ा होता है और ये छोटा वैल्यू होता है, लेकिन ये कोई नियम नहीं है। ऐसा देखा होगा आपने, ये कोई हमेशा नियम नहीं होता है। ऐसा भी होता है कि जो एसआई सिस्टम का मात्रक है वो छोटा हो, सीजीएस का बड़ा। जैसा कि यहां पर देखने, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये, तो 10 एम्पियर के बराबर अकेला एक एब्सोल्यूट एम्पियर। ये रिजल्ट डायरेक्ट आपको याद रखना है। तो यहां पर पुट कर देंगे, यहां पुट करेंगे हम। तो न्यूटन की जगह जरा मैं याद दिलाता हूं आपको, आप लिंक करें। ऊपर क्या आएगा? 10 की पावर 5 बन जाएगा डाइन। ठीक, मुझे कन्वर्ट करना है, किसमें? डाइन में कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करूंगा मैं एब्सोल्यूट एम्पियर में, इसको सेंटीमीटर में। अच्छा, ये बन जाएगा किसमें? टेस्ला में। ये मैक्सवेल, ये सेंटीमीटर में। तो फॉर्म तो ये बनेगा इसका, डाइन अपॉन एब्सोल्यूट एम्पियर इनटू सेंटीमीटर, गॉस, और ये मैक्सवेल अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक जो खास बात करने वाला था कि टेस्ला और गॉस में क्या रिलेशन,
तो वो यहां से मिलेगा कि इसको मैं इसकी फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर देता हूं ना तो इनमें रिलेशन मिल जाएगा। मतलब इसका बना दूंगा मैं डाइन, इसका बना दूंगा एब्सोल्यूट एम्पीयर, इसका बना दूंगा सेंटीमीटर। कैसे जरा चेक करें, ये हो जाएगा 10 की पावर 5। क्या होगा ये 10 की पावर 5 होगा। ये होगा एम्पीयर की जगह देखिए आप, एम्पीयर 1 करो तो ये 10 इधर आएगा, 1/10 एब्सोल्यूट एम्पीयर, तो यहां होगा 1/10 एब्सोल्यूट एम्पीयर, तब बनेगा ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो 1/10 इंटू 100 तो नीचे आ गया, 1/10 इंटू 100, 10 से 10 के नीचे बचेगा 10, ऊपर 10 की पावर 5 है। आप चाहें तो अलग से कॉपी पे पेन चला के चेक करेंगे, बहुत इजीली सॉल्व होने वाला है। और आलिया आएगा 10 की पावर 4, यानी कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस के बराबर ये होता है। रिजल्ट आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, यूजफुल रिलेशन है, कहीं कहीं काम में आ जाता है।